हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, तो निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण संचय। सो 7th क्लास पेज नंबर 5 पर आपका चैप्टर नंबर 1 है भाषा और व्याकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और इनका क्या क्या यूज है। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप भी अंडरलाइन करें। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। यानी भाषा क्या है, किसी को अपनी बात समझाने में और किसी की बात सुनने में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी बोलना, वो जो हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा। जिससे कि दूसरा भी हमारी बात आसानी से समझ सकता है और हम भी दूसरे की बात आसानी से समझ सकते हैं। तो भाषा बहुत सारी होती है बच्चों, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अब भाषा के रूप की बात करते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं भाषा के, मौखिक और लिखित। अब मौखिक का मतलब है बोलना, लेकिन क्या केवल बोलने से भाषा पूरी हो गई है? क्या बोलने के बाद सुनना जरूरी नहीं है? जी हाँ, तो बोलने के बाद सुनना भी जरूरी है। इसीलिए मौखिक भाषा जो होती है उसमें आते हैं बोलना एवं सुनना। बोलना और सुनना दोनों ही मौखिक भाषा के ही रूप है। इसी तरीके से लिखित भाषा, लिखित भाषा में लिखना उसके साथ साथ पढ़ना, क्योंकि लिखा हुआ जब तक पढ़ा ना जाए तो भाषा अधूरी है। तो इसीलिए लिखना और पढ़ना किस भाषा का रूप है? लिखित भाषा का रूप है। अब लिखित भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्यों? क्योंकि मतलब यह भाषा का निश्चित और स्थायी रूप है, क्योंकि जो हमने लिख दिया ना तो वो मिट सकता कभी और ना वो खत्म हो सकता। तो लिखा हुआ भाषा जो है वो ज्यादा बेहतर प्रूफ है भाषा का, क्योंकि वो कभी भी कहीं नहीं जा सकता। इतिहास की भी इतनी सारी चीजें लिखी हुई हमारे साथ, तो वो आज भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। यह भाषा को सुरक्षित रखता है, ज्ञान और विज्ञान को भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। यह भाषा को मानकता भी प्रदान करता है। मानकता मतलब शुद्ध रूप। तो भाषा का शुद्ध रूप होना जरूरी है। जैसे मैंने बोला सीता सो रहा है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। तो भाषा को शुद्ध रूप को ही हमें यूज करें या शुद्ध रूप की जानकारी रखें, वो भी जरूरी है। तो वो हमें लिखित भाषा ही प्रदान करती है। नेक्स्ट है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सिखानी नहीं पड़ती। जो भाषा हम परिवार में बोलते हैं वो भाषा उसे सिखानी नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाता है। ना ही हमें उसे व्याकरण समझानी पड़ती है। तो ऐसी भाषा जो बच्चा पैदा होते ही अपने घर परिवार में सीखता है, जो उसे बिना पढ़ाए ही सिखाई जाती है, वो भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। अब है राजभाषा। राजभाषा वो है जो हमारे मतलब देश में कोई भी ऑफिस वर्क है या कोई भी ऑफिशियल वर्क, कोई ऑफिशियल स्पीच है, कुछ भी ऑफिशियल वर्क हो रहा है तो वहां वो भाषा का इस्तेमाल किया जाए। तो इसीलिए हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया है। हमारे देश में कहीं भी अगर हम हिंदी का प्रयोग करते हैं किसी भी ऑफिस में, किसी वर्क में, तो हम गलत नहीं है, तो वो बिल्कुल लीगल है। तो इसीलिए हमारी हिंदी राजभाषा है और 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि कई सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी की उपयोगिता। अब हिंदी का क्या क्या यूज है। अब हिंदी वैसे तो हमारी सामान्य भाषा है, लेकिन हिंदी का जैसे मैंने आपको बताया राजभाषा है। तो राजभाषा इसलिए सारे ऑफिस में यूज होती है। राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा मतलब वो भाषा जो हमारे देश के ज्यादातर हिस्से में बोली जाती हो। हम किसी से बात करनी है तो उसके लिए भी हिंदी यूज करते हैं। साहित्य, कोई हमने मतलब ग्रंथ वगैरह कुछ भी लिखा है तो उसके लिए भी हम हिंदी यूज करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग होता है। भारत में नहीं, विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई स्टैंड है, हिंदी की कोई इमेज है अपने आप में। अब बात करते हैं लिपि की। अब हम हिंदी लिखने के लिए, हिंदी और संस्कृत आपने देखा होगा एक ही चिन्हों की मदद से लिखी जाती है। ए, आ, ई, यही सब वर्ड्स संस्कृत में भी यूज होता है और यही हिंदी में यूज होते हैं। तो ये चिन्ह जिन्हें हम यूज करके कोई भाषा लिखते हैं, तो इनकी जो बनावट होती है, इन चिन्हों को जो लिखा जाता है, लिखने का ढंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। तो इसीलिए हिंदी और संस्कृत की लिपि एक होती है, देवनागरी। अब इंग्लिश जो है, स्पेनिश है, ये सब भाषाएं, जर्मन है, ये सब एक ही तरीके से लिखी जाती है, अल्फाबेट्स यूज करके, ABCD टाइप्स। तो इसीलिए इनकी लिपि भी एक है। इनकी लिपि क्या है? अंग्रेजी की रोमन, यहाँ पर लिखी है देखो, इंग्लिश भाषा की लिपि है रोमन।
पंजाबी की है गुरुमुखी, उर्दू भाषा की है फारसी। और उर्दू भाषा और सब भाषाओं से अलग इसलिए भी है क्योंकि और सारी भाषाएं तो हम लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन जो फारसी लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है बात। नेक्स्ट है बोली। अब हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन हिंदी को ही मोड़ तोड़कर अलग अलग जगह इंडिया में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो जो अपने एरिया की एक अलग भाषा बन जाती है, जो एक छोटा सा एरिया ही बोलता है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली। क्या कहते हैं? बोली। जैसे कि खड़ी बोली, ब्रज की जो भूमि होती है, ब्रजवासी जो होते हैं वो ब्रज भाषा का यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग है। हरियाणा के लोग हरियाणवी, भोजपुर के लोग मतलब जो वहां रहते हैं थोड़ा बिहार टाइप के लोग वो यूज करते हैं भोजपुरी। तो अलग अलग लैंग्वेजेस होती है इन पर्टिकुलर एरियाज की, इनको कहते हैं बोली, कि इनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ के लोग ये भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य का मतलब जो हमने इतिहास की चीजों को इकट्ठा करके रखा हुआ है किन्हीं लिखित रूप में। तो साहित्य हिंदी में दो प्रकार का हो सकता है बच्चों, गद्य और पद्य। जैसे यहाँ पर लिखा होगा पद्य, हाँ ये सब जो यहाँ साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। गद्य में निबंध, गद्य मतलब कहानी, कोई सिंपल लैंग्वेज हम चीज लिख रहे हैं, और पद्य मतलब जो हम पोयम सॉन्ग्स वगैरह में लिख रहे हैं। तो ये दो विधि होती है साहित्य की, गद्य और पद्य, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्याकरण। अब व्याकरण का ये हमें हर तरीके से भाषा के रूप का ज्ञान देती है, और इसके 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल्स पर इसकी जानकारी दी जाती है। वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द विचार, जिनमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। और वाक्य, जिनके में हम वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। आपको ये दोबारा पढ़ना है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको एक्सरसाइज एक बार अपने आप सॉल्व करनी है, फिर हम भेजेंगे आपको, उससे इसको वेरीफाई करना है और जहां गड़बड़ है उसे दोबारा लिखना है। नेक्स्ट आपकी जो भी एक्सरसाइज है, और बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं। क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, लेकिन जो मैंने टिक किए हुए हैं केवल वो ही करने हैं। ये आपको भेजे जाएंगे टिक करे हुए, और मैं आपको टिक करा देती हूँ। तो जो टिक करे हुए हैं वही आपको कॉपी में करने हैं, और सारे जो काटे हुए हैं वो नहीं करने हैं। और कुछ में हाफ क्वेश्चन काटा हुआ है, जैसे व्याकरण के कितने भेद विभाग होते हैं और इन पर किन किन बातों पर विचार किया जाता है, तो ये काट दिया है। बस आपको इतना ही लिखना है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। तो टिक करा देती हूँ मैं आपको, मेरे साथ टिक करेंगे। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। तो पेज नंबर जो आपका 5 था उसी पे आ जाए। जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया था वो भाषा की परिभाषा है, और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये आपको लिखना है अपने आंसर में, आंसर नंबर 1 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की राजभाषा का नाम बताइए, इससे राजभाषा कब घोषित किया गया। तो भारत की राजभाषा का नाम हिंदी है, ये आप अपने आप से लिखेंगे। यहाँ भारत की राजभाषा का नाम हिंदी है। इसे राजभाषा 14 सितंबर 1949 लिख लीजिए अपने इसके आगे, 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। नेक्स्ट है चय। साहित्य किसे कहते हैं, इसके कुछ प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो पेज नंबर 6 पर आएंगे। यहाँ पर ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, इतनी लाइन अंडरलाइन करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका साहित्य की इसकी कुछ प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो इसकी प्रमुख विधियां हैं, आप लिखेंगे इसके आगे लिखिए, इसकी प्रमुख विधियां हैं पद्य और गद्य। पद्य और गद्य की स्पेलिंग पीछे से चेक करेंगे। नेक्स्ट है व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पर ही, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लीजिए, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये आपको लिखना है, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं 7th क्लास चैप्टर कंप्लीट। लर्न करिएगा इसे। थैंक यू।